बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात का एक लेक्चर होगा आज, जिसमें हम वाक़या करबला को डिस्कस करेंगे। वाक़या करबला आपको पता है कि बनु उमय्या के दौर में हुआ, उमय्या डायनेस्टी के दौर में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये जो है ना आपको सारा करवाया था। हज़रत अली की खिलाफत तक का जो टेन्योर है वो सारा मैंने आपको बताया था। हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत अमीर माविया जो है ना ये खलीफा बनेंगे, बादशाह बनेंगे। देखिए ज़रा, बनु उमय्या की जो हुकूमत है ये 661 में बनेगी हज़रत अली की शहादत के बाद, और ये 750 तक रहेगी। बनु उमय्या जो सल्तनत है बनु उमय्या थी, 661 में कायम होगी। कि कौन इसकी बुनियाद रखेंगे? हज़रत अमीर माविया। हज़रत अमीर माविया इसकी बुनियाद रखेंगे सल्तनत बनु उमय्या की। कब? 661 के अंदर, और ये 750 तक चलेगी। इसके बाद फिर अब्बासी आ जाएंगे, अब्बासी सल्तनत शुरू हो जाएगी। सवाल ये पूछा जाएगा, फाउंडर ऑफ उमय्या डायनेस्टी, जो हज़रत अमीर माविया इसके फाउंडर थे, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तो इन्होंने जो है ना बुनियाद 661 में रखी हज़रत अली की शहादत के बाद। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हज़रत अली की जब खिलाफत थी, जब हुकूमत आई, तो उसी दौरान हज़रत अमीर माविया ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। और बाद में फिर हज़रत अली और हज़रत अमीर माविया के दरमियान में एक मुआहदा हुआ, एक दूसरे की हुकूमतों को तस्लीम कर लिया था। तो हज़रत अमीर माविया एक साइड पे शाम के अंदर इनका कैपिटल था, दमस्कस में, वहाँ बैठे थे। और हज़रत अली जो थे कूफा के अंदर बैठे थे। तो कूफा के अंदर जो है ना हज़रत अली की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन के हाथ पे बैत की लोगों ने, और वो अगले खलीफा बने हैं। मैं मैप ज़रा बना देता हूँ, फिर ज़रा मुझे समझाना आसान हो जाएगा। तो ये जो है ना जी मैप है इस वक्त आपका अरब का। ये आपका इस वक्त अरब का मैप है। ये आपका मदीना है, ये आपका मक्का है, ये आपका यमन है, और ये आपका आज का ओमान है। ये सारा जो है आपका मुल्क शाम हुआ करता था, या मुल्क शाम, दमस्कस इसका कैपिटल था। आजकल यहाँ का नया मुल्क इराक भी है दरमियान में, तो उस वक्त सिर्फ मुल्क शाम हुआ करता था। यहाँ आपका ईरान है, यहाँ आपका ईरान है, फ़रस। तो ये इस तरह से जो है ना आपने देखना। ये यहाँ आपका सारा मिस्र है। ये आपको मैं मैप सारे करवा चुका हूँ, मैप सारे मैं आपको करवा चुका हूँ। तो ये देखे कि यहाँ हमारे पास कूफा शहर है। कूफा आजकल कूफा जो है, आजकल कूफा इराक में है, कूफा। अच्छा, यहाँ दो दरिया बहते हैं, शाम से ऊपर से दो दरिया आ रहे हैं। किधर से आ रहा है? ऐसे एक इधर से आ रहा है। आजकल ये इराक है, आजकल यहाँ एक मुल्क बना हुआ है इराक। कौन सा मुल्क बना हुआ है? इराक। जो है दरिया, इसका नाम है दरिया फरात। दरिया फरात, यूफ्रेट रिवर, यूफ्रेट रिवर। और ये है हमारे पास टिग्रस रिवर, दजला, दरिया दजला, दजला ओ फरात, दजला ओ फरात, दजला ओ फरात। ये दो दरिया हमारे पास यहाँ बनते हैं। फिर ये दरिया इकट्ठे हो जाएंगे दोनों। उसके बाद जो दरिया बनेगा वो शत्तुल अरब दरिया बनेगा। दरिया कौन सा बनेगा? शत्तुल अरब। यहीं पे हमारे पास कुछ शहर आबाद हैं, जरा बना लें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ ऊपर की तरफ है जी कूफा। नहीं, कूफा से पहले करबला बना ले। चले करबला, ये करबला का इलाका है, और ये हमारे पास कूफा है। उसके बाद फिर नजफ है, नजफ है। नजफ के बाद फिर आपका जो है बसरा है, बसरा है। और यहाँ ऊपर की तरफ बगदाद शहर है, बगदाद।
बगदाद शहर है, फिर ऊपर मूसल है, इस तरह से शहर आबाद है। तो हजरत अली ने अपने खिलाफत के दौरान मदीना से कैपिटल शिफ्ट कर लिया था कूफा। वो कूफे में रहे, कूफे में बहुत ज्यादा लोग उनके हामी थे। जबकि हजरत अमीर माविया शाम में बैठे थे, शाम के अंदर उनकी हुकूमत थी। तो हजरत अली की शहादत के बाद एक तरफ खिलाफत हजरत अमीर माविया को खुली छुट्टी मिल गई, उनके पास मतलब है कि सारा इलाका आ गया। हजरत अली की शहादत के बाद हजरत हसन जो बने, वो छोटे से एक कमजोर से जो है ना हुक्मरान बने, कमजोर से एक जो है ना खलीफा बने। उनकी खिलाफत 6 महीने तक जारी रही। 6 महीने के बाद उन्होंने खुद ही अपनी खिलाफत छोड़ दी, सरेंडर कर दिया और अमीर माविया की जो खिलाफत थी उसे तस्लीम कर लिया। एक मुआहदा किया उम्मत के भलाई के लिए, उम्मत की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के मुताबिक हजरत अमीर माविया की हुकूमत को तस्लीम कर लिया ताकि यहाँ इस दुनिया के अंदर अमन रहे, जंग का खात्मा हो। उसके अलावा जब भी हजरत हसन जंग करते या हजरत अली जब जंग करते थे, कुफियों को साथ लेके जाते। जंग सफ़ैन के अंदर भी कुफी जब जंग, हजरत अली ने कहा जंग लड़ो, ख़त्म नहीं करते, हम नहीं रोकते। उस वक्त 40,000 कुफी अलग हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लड़ते, फिर कुरान मजीद आ गई है तो अब ये फैसला करेगी। तो वो अपनी मनमानी किया करते थे, खलीफा की बातें कम ही मानते थे। तो हजरत हसन भी समझ गए थे कि जो है हजरत हसन की भी जंगें हुई हजरत अमीर माविया के साथ, उन्हें भी कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। कुफी जो है ना या तो भाग जाते थे या गद्दारी करते थे एंड टाइम के ऊपर। इस तरह से हजरत हसन को भी महसूस हो गया कि इन्हें साथ लेके अगर हम चलते रहे कहीं खून खाना जंगी होगी, कत्लो गारत ही होनी है। तो इसीलिए जो है ना हजरत हसन ने फिर क्या की, उम्मत के मफाद में जो है ना खाना जंगी ख़त्म कर दी और एक मुआहदा किया। मुआहदे के तहत हजरत अमीर माविया को खलीफा तस्लीम कर लिया। मुआहदे की एक शिक मैं बता देता हूँ, बहुत सारी थी। एक शिक ये थी कि हजरत अमीर माविया की वफात के बाद इसका बेटा आगे चल के यजीद जो है वो हुकूमत में नहीं आएगा, बल्कि वो हुकूमत में नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। तो ये मुआहदे के अंदर एक शक लिखी गई थी। लेकिन मामला आगे चलते हैं, चलेंगे तो हजरत अमीर माविया जो खिलाफ जो सिक्के थी जो लिखे गए थे शराइत मुआहदे की, वो सारी जो है ना उसकी वायलेशन करते हैं, उस पर अमल नहीं दरामद नहीं होता। तो इस तरह से मामला आगे चलेंगे। अमीर माविया ने बुनियाद रखी। थोड़ा सा हम बनु उमैया को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चले जाएंगे, जो असल हमारा टॉपिक है उसकी तरफ चले जाएंगे। तो अमीर माविया ने खिलाफत की बुनियाद रखी। अमीर माविया का टेन्योर है वो 661 से लेके 680 AD तक है। 680 AD तक इसका टेन्योर है। तो ये खलीफा रहे। इनके बाद फिर जो है ना इनका बेटा यजीद हुकूमत में आएगा। 680 में आएगा और ये 683 तक रहेगा। यही वो यजीद होगा जिसके दौर में वाक़या करबला होगा। यही वो दौर होगा इसके, यही वो यजीद था जिसके दौर में वाक़या करबला होगा। वो वाक़या करबला को हम अलग से डिस्कस करते हैं, पहले हम बनु उमैया को क्लोज करते हैं जरा। यजीद के बाद माविया सेकंड हुकूमत में आएगा। माविया सेकंड चंद एक महीनों के लिए ये बनता है। उसके बाद फिर मरवान हुकूमत में आएगा। मरवान के फिर आगे दो बेटे अब्दुल अजीज और अब्दुल मलक। अब्दुल अजीज और अब्दुल मलक। अब्दुल अजीज का बेटा उमर बिन अब्दुल अजीज और अब्दुल मलक के 4 बेटे थे। आगे इधर लिखता हूं मैं 4 बेटों के नाम। एक का नाम था जी वलीद बिन अब्दुल मलक, दूसरे का नाम सुलेमान बिन अब्दुल मलक, तीसरे का नाम था हमारे पास यजीद बिन अब्दुल मलक, चौथे का नाम था हशाम बिन अब्दुल मलक। हशाम बिन अब्दुल मलक। तो मरवान के बाद अब्दुल मलक बनेगा, हुकूमत में आएगा। उसके बाद उसका बेटा वलीद, वलीद के बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद उनका जो कज़न था उमर बिन अब्दुल अजीज, जिसे 5वां खलीफा भी कहा जाता है, जो दीन इस्लाम को उसके सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है, वो फिर आ जाएगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहेगा 1.5-2 साल। 2 साल के बाद फिर यजीद बनेगा, फिर हशाम बनेगा। इस तरह से इनका सिलसिला नसब चलता रहेगा। ये मैं आपको, जब मैंने इंडो पाक हिस्ट्री करवाई थी तो मैंने बनु उमैया से शुरू की थी, क्योंकि वलीद के दौर में मोहम्मद बिन कासिम आया था हिंदुस्तान में हमला करने के लिए। तो उस वक्त मैं ये आपको डिटेल में करवा चुका हूँ। तो अभी आप ये देखें, इस तरह से इनकी हुकूमत चली। और आखिरी हुक्मरान पूछा जाएगा बनु उमैया का कौन था,
तो आखिरी हुक्मरान जो था बनु उमैया का वो हमारे पास मरवान सेकंड था। मरवान सेकंड लिखे जरा, मरवान सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ बनु उमैया। बनु उमैया का आखिरी हुक्मरान मरवान था। 750 के अंदर अब्बासी हुकूमत चीन से छीन लेंगे, अब्बासी सल्तनत शुरू हो जाएगी। तो अब्बासी सल्तनत क्या, अब्बासी जो होंगे वो कौन है? अल्वी हुकूमत थी, ये हज़रत अली के नाम पे बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये भी अहले बैत के ऊपर जुल्म करती हैं। अब्बासी सल्तनत अब्बासिया वाले भी जुल्म करेंगे हजरत अहले बैत के ऊपर, नबी पाक का जो घराना था उसके ऊपर ये भी जुल्म करेंगे। 750 के अंदर बैटल ऑफ जाब, बैटल ऑफ जाब के अंदर जो है ना अब्बासी क्या करेंगे, हुकूमत छीन लेंगे उमवियों से। और कौन सा हुक्मरान होता है इनका बनता है पहला, उसका नाम याद रखिएगा, अबू अब्बास अल सफ़ा। अबू अब्बास अल सफ़ा, अबू अब्बास अल सफ़ा, अल सफ़ा याद रखिएगा जी, सफ़ा किस्म का ये इंसान था। तो इसने हुकूमत जो है ना बनाई, बुनियाद रखी किसकी, सल्तनत अब्बासिया की। सल्तनत अब्बासिया की जो है ना इसने हुकूमत की बुनियाद रखी। सल्तनत अब्बासिया 750 में शुरू हुई, 750 में शुरू हो गई और ये 1258 तक चलेगी। सल्तनत अब्बासिया 750 में शुरू हो गई और 1258 तक चलेगी। अल्लाह को खान आगे ख़त्म करेगा। तो सल्तनत अब्बासिया को एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना जो टॉपिक है करबला का जो वाक़या है उसे डिस्कस करते हैं, इसे मैं रेज करता हूँ। अब देखिए यजीद की हुकूमत जरा देखते हैं। हज़रत अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर दी थी, अपना वली ओहद मुकर्रर कर दिया था। तो यजीद जो है ना क्या है जी, यजीद जो था ये हज़रत अमीर माविया ने अपने दौर में ही मलूकियत की, मतलब आप कह लेंगे ख़ानदानी सियासत की, ख़ानदानी हुकूमत की बुनियाद रखी। तो यजीद के लिए जो है ना बैत लेना शुरू कर दी हज़रत अमीर माविया ने अपनी ज़िंदगी में ही। उससे क्या होगा, वो जो मुआहदा था इमाम हसन के साथ, इमाम हसन तो शहीद हो गए थे ना। हज़रत हसन जो थे, हज़रत हसन लिखे, हज़रत हसन जो थे इन्हें 670 AD के अंदर जहर दे दिया गया, ये फौत हो गए थे। हज़रत हसन जो थे ये फौत हो गए जिन्होंने मुआहदा किया था। तो 670 AD के अंदर ये फौत हो गई। नहीं, कहाँ पे दफन है? जन्नतुल बकी में दफन है। कहाँ पे? मदीना के अंदर जन्नतुल बकी के अंदर दफन है जी। जन्नतुल बकी में कहाँ? मदीना के अंदर, मदीना के अंदर। बाकी जो जिंदगी होती है अपने बाकी जो दिन है ये सुकून से गुजारते हैं। जन्नतुल बकी के अंदर जो है ना ये दफन है मदीना में। 670 में इनकी वफात होती है। इन्हें जहर दिया गया था, इन्हें जहर दिया गया था। उसके बाद यजीद को वलीअहद बना दिया गया। हज़रत अमीर माविया ने, हज़रत अमीर माविया की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभाल ली। यजीद ने हुकूमत संभाल ली। अब जो है ना सहाबा कराम जिंदा थे बहुत सारे, यजीद के करतूत लोगों को पता थे ये किस तरह का इंसान है। तो इसके ऊपर जो कुब्बार सहाबा कराम थे उन्हें रिजर्वेशन थी, इसमें से जो है ना 5-6 नाम या मैं लिखता हूँ वो आप लिख लीजिएगा, जिन्हें रिजर्वेशन थी, जो बैत नहीं करना चाहते थे उनके नाम लिखें जरा। नंबर 1 लिखें जी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। नंबर 2 हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जी। नंबर 3 हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। ये 3 अब्दुल्ला हो गए। चौथे नंबर पर लिखे हजरत हुसैन। हजरत हुसैन तो उस वक्त जिंदा थे, हजरत हुसैन। 5वें नंबर पर लिखे जी हजरत मुगीरा इब्न शेबा। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी आता जी, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, इन्होंने भी बैत नहीं की। 6ठे नंबर पे हजरत मुगीरा इब्न शेबा। तो ये 5-6 जो मेन लोग थे जिनकी बैत करने या ना करने से यजीद को फर्क पड़ता था, उसकी हुकूमत को फर्क पड़ता था। इन लोगों ने बैत नहीं की, ये मदीना में ही थे मैक्सिमम लोग इनमें से। तो यजीद ने क्या किया, फोर्स करने की कोशिश की कि मैं क्या करूं, इनसे बैत करूं, क्योंकि कहा जाता था अमीर माविया ने यजीद को कहा था कि इनसे बैत ले लेना।
तो अब्दुल्ला बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन उमर, ये जो दो लोग थे, इन्हों ये गलत समझते थे इस काम को कि यजीद को जो हुक्मरान ने हुकूमत दी गई ये गलत काम है। लेकिन बाद में, लेकिन इतना इन्होंने कहा गलत नहीं है कि जो है ना यजीद के खिलाफ हम क्या करें, बगावत कर दें, क़याम कर दें। बाद में कहा जाता है कि इन दोनों ने क्या कर ली थी, बैत कर ली थी, हुकूमत को तस्लीम कर लिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तस्लीम नहीं किया, हज़रत इमाम हुसैन ने तस्लीम नहीं किया। ये दोनों जो शख्सियत थी, अब्दुल्ला बिन जुबैर और हज़रत हुसैन, ये मदीना में थे, मदीना उनकी हुकूमत के अंडर था, तो वहाँ ख़तरा था ज़बरदस्ती कहीं बैत ना करवा ली जाए इनसे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर मदीना से मक्का चले जाते हैं। इसी तरह हज़रत हुसैन भी क्या है, मदीना से मक्का चले जाते हैं। मक्का में जाके अब्दुल्ला बिन जुबैर बगावत कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का में अपनी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं, बगावत कर देते हैं। वो कहते हैं मैं यजीद को नहीं मानता, मैं यजीद की हुकूमत को नहीं मानता, ये जो है ना जी शरीयत के खिलाफ है। इस तरह का मतलब नारा लगा के मक्का में ये अपनी हुकूमत बना के बैठ जाती हैं। कौन? हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हज़रत हुसैन भी मक्का में ही होते रहते हैं, लेकिन अभी बगावत नहीं करते, अभी इमाम हुसैन बगावत नहीं करते। तो इस तरह से मामला चलेंगे। अब आगे जब हम चलेंगे तो आगे हम डिस्कस करेंगे, मैं रेज करता हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कूफे के जो लोग थे वो हज़रत इमाम हुसैन को खत लिखेंगे। जब शाम के अंदर हुकूमत किसके पास है? यजीद के पास है, यजीद के पास, इसके पास है जी। यजीद जो है ना शाम के अंदर हुकूमत बना के बैठा हुआ है। अब जो कूफा के लोग थे, कूफा के जो लोग थे, कूफा के जो लोग थे ना जी, देखें कूफा में हज़रत अली का कैपिटल था कूफा। तो हज़रत अली के जो चाहने वाले थे, जो उनके हामी थे, वो बहुत ज़्यादा थे कूफे के अंदर। तो जब हज़रत हसन ने मुआहदा किया था हज़रत अमीर मुआविया के साथ, तो उस वक्त भी कूफा के लोग और आसपास के बसरा के यहाँ के लोग जो थे वो खुश नहीं थे इमाम हसन के उस मुआहदे से। वो आके ताने देते थे कूफा के लोग कि जी हम आपके साथ खड़े रहे, हमने जो है ना आपके खिलाफ साथ खड़े होके सारी ज़िंदगी हम उमवियों के खिलाफ लड़ते रहे, अमीर मुआविया के खिलाफ लड़ते रहे, हमें ये जेब नहीं देता, आपने जाके उनसे सुलह कर लिया, आपने जो है ना उनसे सरेंडर कर दिया, उनकी बैत कर ली। वो उस तरह के ताने दिया करते थे इमाम हसन को। लेकिन हज़रत इमाम हसन समझ गए थे कि ये जो है ना सिर्फ बातें कर सकते हैं इनके, क्योंकि कूफियों के बारे में मशहूर था कि इनकी जो तलवारें थी वो बनु उमैया के साथ होती थी हर वक्त जब भी ज़रूरत पड़ी, और इनके दिल जो थे वो अहले बैत के साथ थे। तो इस तरह से मतलब इनके बारे में ये कहावत बनी हुई थी। तो ये जो है ना जैसे इमाम हसन को भी ताने दिया करते थे। अब भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ के लोग थे जो आप कह लें कि बनु हाशिम के जो है ना आप कह लें कि फॉलोवर थे या बनु हाशिम के पैरोकार थे, अहले बैत के पैरोकार थे। तो इसीलिए कूफा के अंदर साफ ज़ाहिर है उसके खिलाफ ये लड़ते रहे सारे कूफे के लोग, बसरा के लोग इसके खिलाफ, हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफ, फिर यजीद के खिलाफ। तो यजीद सख्ती भी ज़्यादा किया करता था। फिर जहाँ ज़्यादा सख्ती होती है तो आपको पता है कि फिर वहाँ बगावत भी होना शुरू हो जाती है। तो कूफे के लोग क्या करते हैं, मक्का के अंदर इमाम हुसैन बैठे होते हैं, उन्हें ख़त लिखना शुरू करते हैं कि जी हमारे पास कोई इमाम नहीं है, आप जो है ना जी इमाम हैं, तो आप हमारे पास आएँ, हम नहीं मानते यजीद की हुकूमत को, नाजायज़ हुकूमत है, तो आप आएँ, आप हमें लीड करें, हम बगावत करते हैं, हम बगावत करते हैं, आप हमें लीड करें। इस तरह से इमाम हुसैन को जो है ना ख़त पे ख़त लिखे जाते हैं बोरिया के हिसाब से। बड़े बड़े खुद भी लोग भी आते हैं, बड़े बड़े जो उनके सरकर्दा थे कूफा के, बसरा के, वो आके मिलते हैं इमाम हुसैन से, उन्हें कहते हैं जी आप आए, आप लीड करें, आप उम्मत के जो है ना जी रखवाले हैं, लीड करने वाले हैं, तो आप हमें लीड करें। तो हज़रत इमाम हुसैन जो है ना अपने कज़न मुस्लिम बिन अकील, किसे? मुस्लिम बिन अकील को भेजेंगे कि वो जाए नबी पाक, ये इमाम हुसैन के कज़न थे, मुस्लिम बिन अकील ने भेजेंगे कि वो जाएं, जाके कूफा में जो है ना जाके देखें कि सूरत हाल क्या है, कूफा की सूरत हाल क्या है, वाकई ऐसे है जो लिखी गई है ख़त में, या लोग आके बता रहे हैं, या इसके बरक्स है। तो मुस्लिम बिन अकील जब गए, अच्छा उससे पहले जो है ना जी देखिए, मुस्लिम बिन अकील जब गए तो उस वक्त देखें आप, कूफा के अंदर जो गवर्नर था शाम का, यजीद का जो गवर्नर था उसका नाम था नुमान, नुमान बिन बशीर, नुमान बिन बशीर, नुमान बिन बशीर जो था ये गवर्नर था कूफा के अंदर, किसका? यजीद का। लेकिन ये ज़्यादा सख्ती नहीं करता किन लोगों के ऊपर? मुस्लिम बिन अकील के जो चाहने वाले थे या इमाम
हुसैन के जो चाहने वाले लोग थे कूफा के ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं करता। तो जब यजीद तक खबरें पहुंचती है जी इमाम हुसैन भी पहुंचने वाले हैं और ये मामला सारे इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, हज़रत ये नुमान बिन बशीर को हटा के कूफा के अंदर एक नया गवर्नर लगा देता है, इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो है ना वो क्या करता है, गवर्नर बना दिया जाता है नया, इसे हटा दिया जाएगा। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा जाता है कि वो क्या करे, बगावत को सख्ती से कुचल दे, बगावत को सख्ती से कुचल दे। किसका नुमाइंदा है, ये यजीद का नुमाइंदा, यजीद ने गवर्नर लगाया किधर, कूफा के अंदर। अब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचते हैं तो क्या होता है, पहले ही दिन 12,000 जो लोग थे कूफा के, कूफी जो थे 12,000, वो क्या करते थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत कर लेते हैं। फिर अगले दिन कहा जाता है 18 से 30,000 के करीब लोग थे जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत की कि जी हाँ जी हम आपके साथ है। मतलब असल में बैत किसके लिए ली जा रही थी, इमाम हुसैन के लिए ली जा रही थी ना, मुस्लिम बिन अकील खुद तो नहीं बनना चाह रहे थे, तो ये इमाम हुसैन के लिए ली जा रहा था, बैत ली जा रही थी। तो तकरीबन कहा जाता है 18 से 30,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथों पे बैत की और मुस्लिम बिन अकील को कहा कि आप लिखें इमाम हुसैन को कि वो मक्का से आ जाएं कूफा की तरफ। तो मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा वाकई जो है ना लोग तंग है, ये खलीफा की हुकूमत को नहीं मानते, यजीद की हुकूमत को नहीं मानते, तो इन्होंने क्या किया, खत लिख दिया मक्का में, इमाम हुसैन को खत मिल गया, इमाम हुसैन ने तैयारी शुरू कर दी। अब जब इमाम हुसैन ने तैयारी शुरू की तो अब्दुल्ला बिन अब्बास यहीं पे थे, उन्होंने रोका, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी रोका, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी जो है ना उन्हें रोका कि जी आप वहां ना जाए, कूफियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कूफियों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, कूफियों की तलवारें बनु उमैया के साथ उठती हैं, उनके दिल चाहे हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी तलवारें जो है बनु उमैया के साथ उठती हैं, तो आप वहां ना जाएं। अगर इमाम हुसैन फैसला कर चुके थे, इवन यहाँ तक मशवरा दिया गया कि आप अगर यहाँ से मक्का में अगर आपको लगता है कि यहाँ सेफ नहीं है तो यहाँ से आप चले जाएं यमन की तरफ, या अगर आप जाना ही चाहते हैं तो आप कम से कम बच्चों को और औरतों को यहीं छोड़ जाएं, बच्चों को औरतों को यहीं तक यहीं पे छोड़ते जाएं, आप उधर ना जाएं। लेकिन इमाम हुसैन जो है फैसला कर चुके थे, इमाम हुसैन जो है ना 2-3 ज़िलहज्जा को हज भी नहीं करते बल्कि उम्रा करते हैं, जल्दी जल्दी उम्रा करने के बाद जो है ना इमाम हुसैन 3 ज़िलहज्जा को यहाँ से निकलते हैं, मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब हजरत इमाम हुसैन यहाँ से निकल पड़े। कूफा में क्या हुआ, कूफा में यह हुआ कि मुस्लिम बिन अकील जब बैत ले रहे थे तो इब्न ज़ियाद जब आया, इब्न ज़ियाद ने आके सख्ती की, सख्ती करके जो है ना उन्होंने क्या किया, लोगों को कहा कि जो है ना जी ये जो है ना जो बागी हैं, जो सरदार थे, जो बड़े बड़े सरदार थे कूफे के, उन्हें बुलाया अपने पास, उन्हें पैसे दिए, कुछ को रिश्वत दी, कुछ को डराया, उन्हें कहा अपने अपने कबीलों को अपने अपने पास रखें, मुस्लिम बिन अकील या इमाम हुसैन का साथ कोई ना दे। तो इस तरह से मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा, जब इनके ऊपर सख्ती ज़्यादा हो गई, तो कूफियों ने कहा जी, मुस्लिम बिन अकील से कहा कि जनाब आप आगे हूँ, हम क्या करते हैं, क़याम करते हैं, हम इब्न ज़ियाद को उठा के बाहर फेंक देते हैं, हम जो है ना इमाम हुसैन के पहुँचने से पहले कूफा पे कब्जा कर लेते हैं, जब इमाम हुसैन आएंगे तो कूफा फतह हो चुका होगा। तो इस तरह से मुस्लिम बिन अकील जब क़याम कर देते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो साथ में कूफा के लोग भी काफ़ी सारी तादाद में निकल आते हैं, कहा जाता है 10-12 हज़ार लोग निकल आए थे। इन्होंने जाके जो है ना घेर लिया इब्न ज़ियाद के महल को, लेकिन इब्न ज़ियाद सियाना था, उसने जो है ना जंग को लंबा कर दिया और आहिस्ता 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 मुस्लिम बिन अकील के साथ जो लोग थे, जो कूफी थे, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो गए और आखिर के ऊपर चंद एक जो है ना 20-30 लोग थोड़े से बचे मुस्लिम बिन अकील के साथ। अब 20-30 लोगों के साथ तो वो इब्न ज़ियाद को नहीं बाहर निकाल सकते थे। मुस्लिम बिन अकील को बात समझ आ गई कि कूफियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अभी इतने सारे लोग थे, कल इन्होंने जो है ना 30,000 के करीब इन्होंने हमारे हाथ पे बैत की कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब जब साथ खड़े होने का टाइम आया तो सारे भाग गए। तो मुस्लिम बिन अकील को बात समझ आ गई कि जो है ना इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इमाम हुसैन को रोकना चाहिए। वो भागते हैं, वहाँ से निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि जो है ना मैं किस तरीके से कूफा से निकल जाऊँ बाहर और जाके मैं इमाम हुसैन को रोकूँ, लेकिन मुस्लिम बिन अकील को जो है ना फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक बुढ़िया के घर में मौजूद होते हैं, वहाँ मुखबरी हो जाती है। इस तरह मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अमान ये देखिए मुस्लिम बिन अकील लड़ते हैं, फिर जो है ना मोहम्मद बिन अशद, ये जर्नैल था इब्न ज़ियाद का, वो जो है ना क्या करता है, वो पनाह देता है, मतलब उसे
जो है ना अमान देता है मुस्लिम बिन अकील को, जी आपको जो है ना कत्ल नहीं किया जाएगा, मैं आपको जो है ना अमान देता हूँ, आप हथियार डाल दें। खैर वो ले जाते हैं मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करके इब्न जियाद के पास। इब्न जियाद उन्हें अमान नहीं देता बल्कि उन्हें मरवा देता है। जो महल होता है उसके ऊपर मीनार से नीचे गिरा दिया जाता है और उन्हें शहीद कर दिया। मुस्लिम बिन अकील को शहीद करवा दिया गया। लेकिन मोहम्मद बिन अशद को मुस्लिम बिन अकील कह जाते हैं कि मेरा पैगाम भिजवा दो इमाम हुसैन तक कि वो यहाँ ना आए, कूफियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो मुस्लिम बिन अकील जो मोहम्मद बिन अशद जो थे उन्होंने मैसेज भिजवा दिया इमाम हुसैन को। इमाम हुसैन को जब मैसेज मिला कि जी मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया, उनके साथ 2 उनके बच्चे भी शहीद कर दिए गए, तो उस वक्त जो है ना इमाम हुसैन कूफा के करीब कहीं पहुंचे हुए थे, कूफा के कहीं करीब पहुंचे हुए थे। लेकिन अब मुस्लिम बिन अकील के बच्चे भी साथ थे, भाई साथ थे। उन्होंने कहा नहीं, हम वापस तो नहीं जाएंगे। इमाम हुसैन अगर वापस जाने का सोच भी रहे थे कि जी हमें मक्का वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि खत में यही लिखा गया था, जो मैसेज भिजवाया गया था वो यही लिखा गया था ना कि आप वापस चले जाए, कूफियों में भरोसा ना करें। तो लेकिन मुस्लिम बिन अकील के भाई और जो बाकी लोग थे उन्होंने जो है ना जी कहा कि हम जी आगे चलेंगे, हम अपने जो है ना भाई का जो है ना बदला लिया बगैर कैसे वापस जा सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर जो है ना इमाम हुसैन आगे बढ़ते हैं कूफा की तरफ। तो कूफा में इब्न जियाद मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर चुका होता है और वहां से वो क्या करता है, हुर बिन तमैमी, लिखे जरा, हुर बिन यजीद तमैमी, ये जो है ना बंदा था, ये 1000 की आर्मी लेके आता है और इमाम हुसैन का रास्ता रोकता है 1000 का। और इमाम हुसैन को कहता है जी चलो यजीद इब्न जियाद के पास, तुम्हें बुलाया है। तो इमाम हुसैन कहते हैं जबरदस्ती अगर मुझसे तुम बैच लेने की कोशिश करोगे तो मैं नहीं करूंगा, जबरदस्ती मुझे कहीं लेके जाना चाहोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती बैत नहीं हो सकती। असल मकसद क्या था इनका, इब्न जियाद का, उबैदुल्लाह इब्न जियाद का मकसद ये था कि इमाम हुसैन से बैत ली जाए यजीद के लिए। यजीद का ऑर्डर था ना कि बैत ली जाए हर हाल में। खैर जी, बाद में ये जो हुर थे ये भी साथ शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इमाम हुसैन उन्हें खत दिखाती हैं। उन्होंने कहा देखिए मैं खुद तो नहीं आया, मुझे कोई हुकूमत की लालच तो नहीं है, मुझे तो बताया गया मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, या किसी को कोई हकूक नहीं है। कूफा के अंदर, बसरा के अंदर यजीद की जो गवर्नमेंट है वो जुल्म करती है, मारती है लोगों को। तो मुझे तो इतने सारे खत लिखे गए, ये देखें आप लोगों ने ही भेजे हैं, कूफा वालों ने खत भेजे हैं। खत दिखाए इमाम हुसैन ने। तो खैर उसके बाद जो है ना कहा जाता है आगे चल के हुर जो है ये साथ मिल जाएगा इमाम हुसैन के लश्कर के। इमाम हुसैन का टोटल जो लश्कर था ना वो 150 लोगों का मुश्तमिल, तकरीबन 150 के करीब लोग थे, जिसमें से आगे चल के 70-71 जो लोग थे, 71-72 लोग जो है वो शहीद हो जाएंगे। खैर जी, उसके बाद जो है ना जी हम आगे चलते हैं 2 मुहर्रम को, और ये बनेगा आपका 680 AD, 680 AD और 61 हिजरी। 61 हिजरी का वाकया है ना, ये वाकया करबला का जो वाकया है ये 61 हिजरी का है, 680 AD है। तो इमाम हुसैन जो है ना करबला पहुंच जाती है। वहां आके जो उमर बिन साद जो होते हैं, उमर बिन साद ये हजरत साद बिन नबी वकास का बेटा था, उमैयों के साथ था। ये रे की हुकूमत का ये गवर्नर था, वहां इसकी हुकूमत थी। तो ये इसे इब्न जियाद ने भेजा था, 6000 की आर्मी लेके ये आएगा। कितनी आर्मी लेके आएगा? 6000 की आर्मी लेके ये आता है और आके इमाम हुसैन का रास्ता रोकता है और इमाम हुसैन को कहता है बैत करो। इमाम हुसैन इनसे भी बातचीत करते हैं, इन्हें बातचीत करेंगे और जो इन्हें समझाएंगे भाई मैं तो खुद तो नहीं आया, मेरे पास तो ये आपके खतूत है। फिर खैर उमर बिन साद जो है ये 2-3 ऑप्शन रखता है हजरत हुसैन के सामने। एक तो ये कि आपको मैं यजीद के पास भेज देता हूँ, एक तो दूसरे में आपको जो है ना यहाँ से आप वापस चले जाएं मक्का या मदीना की तरफ। इस तरह के 2-3 ऑप्शन रखता है इमाम हुसैन। उन ऑप्शन को कहा जाता है रद्द कर देते हैं। किसी रिवायत में आता है कि वो मान लेते हैं। खैर जी अल्टीमेटली जो है ना मामला आगे चलेंगे और जो है ना इमाम हुसैन को जो है ना शहीद कर दिया जाएगा। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था। 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन पहुंचे थे करबला, 2 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो गया, 9 मुहर्रम को मुकम्मल तौर पे बातचीत खत्म कर दी गई और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। ये डेट याद रखिएगा, जुमे का दिन था, असर के टाइम के बाद का टाइम था तकरीबन, जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया। जबरदस्ती उनसे जो है ना बैत लेने की कोशिश की गई। इमाम हुसैन ने कहा जबरदस्ती में बैत
नहीं करूँगा तो वो मतलब है कि जो हक के साथ खड़े रहे। और वहाँ इमाम हुसैन ने खुतबे भी दिए, इसमें से जो है ना हुर जो था ये मुसलमानों की तरफ से आ गया था और इधर से फिर जो है ना लड़ा भी था और ये शहीद हो गया था। तो वो सारा वाकया है, तो ये सारा वाकया किधर हुआ? करबला में हुआ। कौन सा करबला? किधर है? दरिया फरात के किनारे पे है। दरिया फरात से पानी नहीं भरने दिया गया था। इमाम हुसैन के खानदान को जो है ना दरिया फरात से पानी भी पीने के लिए नहीं भरने दिया गया था। तो ये वो दरिया फरात है। तो ये आपका कूफा, ये करबला है। तो इस तरह से ये जो इलाका है आपका, ये नजफ है, ये इलाका नजफ का है। उसके बाद फिर ये बसरा का इलाका है। तो इस तरह से जो है ना ये सारे मामलात हुए। इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ बचे थे, बाकी जो है ना मर्दों में से तकरीबन कोई नहीं बचा था अहले बैत में से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसके अलावा जो है ना हजरत ज़ैनब और बाकी जो लोग थे उन्हें कैद करके पहले लाया गया ये कूफा के अंदर इब्ने ज़ियाद के पास। फिर वहाँ से जो है ना इन्हें जो मतलब है कि कैदी थे उन्हें शाम की तरफ रवाना कर दिया गया। इस तरह से ये वाकया हुआ। अब इसके सब के दौरान एक शख्स का जिक्र हम जरूर करते हैं, वो है ये हमारे पास मुख्तार सख्फी। ये जो सारा वाकया हो रहा था इब्ने ज़ियाद ने, अच्छा इसमें 2-3 नाम चले मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये मैं रेज करता हूँ, यहाँ 2-3 नाम लिखता हूँ ताकि वो भी आपको याद रहें। यजीद खलीफा था, यजीद के बाद कूफा का गवर्नर था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। कूफा का क्या था? ये गवर्नर था, कूफा का गवर्नर था, कूफा गवर्नर था। उसके बाद इसके आगे जर्नैल थे शिमर अल जोशन, शिमर अल जोशन इसका जर्नैल था। उमर बिन साद ये आर्मी लेके गया था इमाम हुसैन को रोकने के लिए। और उसके बाद जो है ना हुरमिला, ये 5-4 नाम थे। ये वो लोग थे जो वाक़या करबला के मेन किरदार थे, मेन करैक्टर थे। सबसे ऊपर यजीद, उसके बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, शिमर अल जोशन, उमर बिन साद और हुरमिला। और भी छोटे छोटे नाम थे, उन्हें हम इग्नोर करते हैं। तो ये 5-4 नाम याद रखिएगा। इन्होंने जो है ना अपना अपना किरदार अदा किया। उबैदुल्लाह गवर्नर था, सारा ये मामला जो हो रहा था उसे देख ये रहा था ओवरऑल, उसे जो है ना मॉनिटर ये कर रहा था। शिमर अल जोशन के बारे में आता है, इन्होंने इमाम हुसैन को जो है ना जी सर काटा था। उमर बिन साद आर्मी लेके गया था, वो सारे मामला हुरमिला ने कहा जाता है तीर चलाए थे। तो इस तरह से जो है ना ये मामला चलेंगे। तो इनके सारे ये जो लोग थे सिवाय यजीद के जो बाकी जो 4 लोग हैं, इनसे जो बदला लेंगे इमाम हुसैन की शहादत का या अहले बैत की शहादत का, वो कौन बदला लेंगे इस वाक़े के बाद? वो लेंगे जी हमारे पास मुख्तार सख्फी। मुख्तार सख्फी ये किरदार है, ये करैक्टर है मुख्तार सख्फी साहब। तो जब ये वाक़या करबला हुआ तो ये मुख्तार सख्फी साहब को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उठा के जेल में डाल दिया। क्योंकि ये एक बड़ा जंगजू था, ये बड़ा जंगजू था। ये सख्फी, मुख्तार सख्फी अबू उबैद सख्फी का बेटा था। अबू उबैद सख्फी वही अबू उबैद सख्फी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो ईरान में जो है ना जो जंग जसर हुई थी, हाथियों वाली जंग ईरानियों के खिलाफ उमर फारूक के दौर में, उस वक्त ये एक हाथी के पांव के नीचे आके शहीद हो गए थे। उनका बेटा था, ये सख्फी कबीले से था, सख्फी, मुख्तार सख्फी। तो ये एक बड़ा जंगजू था, कूफा का रहने वाला था ये। और ये जो है ना अब्दुल्ला बिन उमर का जो है ना बहनोई कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर का ये जो है ना वो था इनकी, बल्कि हाँ बहनोई होगा, बहनोई बनेगा। इनकी जो सिस्टर थी वो अब्दुल्ला बिन उमर के घर में थी। और जो है ना ये इस तरह से ये जो है ना इसका जो है ना ये उस वक्त कैद में, ऐसे बड़ा जंगजू था। इसके बारे में खतरा ये था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, अगर ये बाहर रहा तो ये बड़ी आर्मी इकट्ठी करके लोगों को साथ मिला के ये इमाम हुसैन के साथ मिल जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा हमें इमाम हुसैन को शहीद करना। इसीलिए इसे उठा के पहले ही जेल में डाल दिया था इब्ने ज़ियाद ने। ये जेल में था जब ये वाक़या करबला हुआ। बाद में फिर इसे आज़ाद किया गया। अब्दुल्ला बिन उमर ने ख़त लिखा यजीद को ख़त लिखा अब्दुल्ला बिन उमर ने कि जी ये तो वाक़या करबला में नहीं था, इसे छोड़ दिया जाए। तो तब जाके इसे छोड़ा, आज़ाद करवाया। फिर ये निकल जाएगा, ये फिर क्या करेगा? बगावत करेगा, कूफा के अंदर अपनी हुकूमत बना के बैठेगा
और फिर ये जो है ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी कत्ल करवाएगा, शिमर अल जोशन को भी कत्ल करेगा, उमर बिन साद को भी कत्ल करेगा और हरबिला को भी कत्ल करेगा। तो ये जो अहले बैत के साथ जो करबला में हुआ, उसका जो बदला लिया अल्लाह ताला की ज़ात ने, जो काम लिया वो किससे लिया? मुख्तार सख्फी से लिया। कूफियों ने फिर बाद में मुख्तार सख्फी के खिलाफ भी बगावत कर दी थी, इसे भी शहीद कर दिया था बाद में। 687 के अंदर मुख्तार सख्फी को भी कूफा की मस्जिद में ही शहीद कर दिया गया था। तो कूफियों ने इस तरह से जो है ना ये सारा मतलब काम किया। अब देखें, जब ये वाक़या करबला हुआ, इसके अंदर कूफी जो थे वो सारे के सारे भाग गए थे। इमाम हुसैन के साथ कोई भी नहीं आया था। इमाम हुसैन के अपना ख़ानदान या जो उनके करीबी रिश्तेदार थे या जो मक्का से लोग आए थे, वो तकरीबन जो थे ना 150 के करीब थे, जिसमें से 72 लोग जो थे वो शहीद हो गए थे। 71-72 का फिगर था जो शहीद हो गए। अगर सारे कूफा के लोग जिस तरह से बैत की, इन्होंने 18,000 20,000 लोगों ने वो निकल आते, तो मुझे बताएं उमर बिन साद या इब्न ज़ियाद 6-7 हज़ार की आर्मी के साथ क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। तो बुला के इन्होंने शहीद करवाया इमाम हुसैन को इस तरह से। बाद में फिर ये इन्होंने तौबा भी की, अल-तवाबीन कहलाए, और उसके बाद फिर बाद में इन्होंने फिर बगावत की मुख्तार सख्फी के खिलाफ। वो ऐसे कहते थे, ये जो है ना जी मुख्तार सख्फी के बारे में भी फतवा ये लगा दिया गया था कि ये जो है ना क्या है जी, अपने आप को नबी कहलवाता है, अपने आप को सिजदा करवाता है, इस तरह का मतलब इल्ज़ामात लगे इसके ऊपर, और फिर जो है ना इसे भी शहीद कर दिया गया, इसे भी कत्ल कर दिया गया। तो ये आपका मेन टॉपिक था करबला के हवाले से। थोड़ा सा इसमें से सवाल तो कम ही बनते हैं, लेकिन जो वाक़या था मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये करवा दूंगा। अब यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बनु अब्बास को भी देख लेते हैं, वहाँ से भी 1-2 सवाल आपके बन सकते हैं। बनु उमय्या के बाद बनु अब्बास के पास हुकूमत आ गई थी। बनु उमय्या के बाद बनु अब्बास के पास हुकूमत आई। बनु अब्बास लिखिए जरा, बनु अब्बास। बनु अब्बास की हुकूमत किसने बनाई? अबू अब्बास अल सफ़ा, ये था जी पहला हुक्मरान बनु अब्बास का। ये इतना सफ़ाक से सफ़ा इसका नाम पड़ा था। इतना सफ़ाक था, जब इसने हुकूमत संभाली, इसने बनु उमय्या के जो लोग जो हुक्मरान मर गए थे उनकी लाशें निकलवाई कब्रों से, उनकी हड्डियां निकलवाई, उन्हें जलवाया, उन्हें कोड़े मरवाए गए, उन्हें जलाया गया, उन्हें समंदर में फेंका गया। इतना कि जालिम किस्म का इंसान था, लाशों को भी नहीं छोड़ा इसने। सिर्फ बनु उमय्या के लोगों को नहीं छोड़ा, बल्कि बनु अब्बास में से भी अगर कोई इसके खिलाफ जाता, उसके साथ भी वो वही काम करता था। तो हज़रत अली के नाम पे इन्होंने हुकूमत की बुनियाद रखी थी। हज़रत अब्बास के नाम पे बनु अब्बास अलवी हुकूमत इन्होंने की बुनियाद रखी थी, लेकिन बाद में इन्होंने भी अहले बैत के ऊपर जुल्म किए। तो ये इसने जो है ना किस तरह कौन सी जंग में हुकूमत छीनी इन्होंने? बैटल ऑफ ज़ाब जो कि 750 में लड़ी गई, इसके अंदर इन्होंने हुकूमत छीनी किससे? उमवियों से। और इन्होंने क्या किया जी, कूफा को इन्होंने पहले स्टार्ट में कैपिटल बनाया, उसके बाद फिर आगे चल के ये बगदाद को अपना कैपिटल बनवाएंगे। इसके बाद इनका अगला जो बादशाह बनेगा, नंबर 1 ये था। नंबर 2 जो आएगा अबू जाफिर मंसूर, ये बड़ा नाम है जिसके बारे में अक्सर पेपर पूछा जाएगा। अबू जाफिर मंसूर एक बड़ा नाम था। ये वो बंदा था जिसने अब्बासी सल्तनत की बाकायदा स्ट्रक्चर खड़ा किया। ज्यादातर हुक्मरान जो है वो इसी में से है, अबू जाफिर मंसूर में से है। एक तो इसने बगदाद शहर बसाया, ये जो बगदाद शहर था ये इसी ने बसाया था, पूछा जाएगा पेपर में 762 के अंदर। 762 में इसने बगदाद शहर को बसाया। कौन से शहर को? बगदाद शहर को बसाया और अपना कैपिटल बगदाद में शिफ्ट किया। ठीक हो गया। जब अबू जाफिर मंसूर, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो था इनका खलीफा था सल्तनत अब्बासिया का। उसके बाद अल मेहदी आएगा, अल मेहदी के बाद अल हादी आएगा, अल हादी के बाद फिर जो है ना हारून रशीद आएगा, फिर अमीन रशीद आएगा, फिर मामून रशीद आएगा। तो ये जो है ना तरतीब के साथ इस तरह 4-5 बनेंगे। तो हारून रशीद, मामून रशीद, अमीन रशीद, ये सल्तनत अब्बासिया के क्या थे? खलीफा थे। सल्तनत अब्बासिया के ये खलीफा थे। उसके बाद इनका जो आखिरी हुक्मरान था उसके बारे में लिखें जरा। आज मोतसिम बिल्ला, मोतसिम बिल्ला 1258 के अंदर, 1258 के अंदर हलाकू खान आएगा। कौन आएगा? हलाकू खान साहब आएंगे जी। हलाकू खान मंगोल था हलाकू खान। तो मोतसिम बिल्ला साहब जो थे ये हुक्मरान थे 1258 के अंदर। सल्तनत अब्बासिया जहाँ सारे इलाके में फैली हुई थी। तो इनका जो ना जवाल क्यों शुरू हुआ? क्योंकि ये जो असल जो दीन था वहां से हट गए थे।
इनके दरबार में जो है ना इस बात पे बहस हुआ करती थी कि जो फरिश्ता है वो सुई का जो सुराख है उसमें से गुजर सकता है कि नहीं गुजर सकता। ये जो कौवा है ये काला क्यों है, अगर सफ़ेद होता तो क्या हो जाता। अल्लाह पाक ने मोर को इतना खूबसूरत बनाया, अगर इसके पाँव भी इतने खूबसूरत बना देता तो उसकी शान में कौन सा जो है ना कमी आ जाती। इस तरह की बहस, फजूल किस्म की बहस हुआ करती थी, बाकायदा दरबार लगा करते थे। आजकल भी तो यही मसले हमारे चल रहे हैं ना। इस वक्त आप देखें हमारी वो फिरका वारियत जो है हमारे मुल्क के अंदर जो असल इशूज़ हैं या जो इस्लाम के असल मसाइल हैं उन्हें छोड़ के जो है ना अजीब अजब किस्म की बहस शुरू की हुई है, जिसकी वजह से हम जो असल जो चीज़ें थी उनसे हम दूर हो गए। असल जो दीन था उससे हम दूर हो गए। जब कोई कौम अल्लाह के दीन से दूर हो जाती है, अल्लाह पाक क्या करता है, दूसरी कौमों को उसके ऊपर मुसलत कर देता है, चाहे वो काफिर कौम ही क्यों ना हो। जिस तरह हमारे पर इस वक्त IMF वगैरह, अमेरिका, ये सारे लोग क्या मुसलत हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसके दीन को छोड़ दिया है। इसी तरह मुतसिम बिल्लाह उस दौर में जो मुसलमान थे, जब इन्होंने दीन को छोड़ दिया, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर हलाकू खान को मुसलत कर दिया। 1298 के अंदर हलाकू खान आया और उसने क्या किया, मुतसिम बिल्लाह की ईंट से ईंट बजा दी, बगदाद को उसने तबाह कर दिया और जो ना खोपड़ियों के मीनार बनाए, खोपड़ियों के मीनार बनाए। इस तरह से 1258 के अंदर इनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो उसके बाद बराए नाम चलती रही इधर उधर छोटे मोटे इलाकों में, लेकिन असल जो इनकी हुकूमत थी वो 1258 के अंदर खत्म हो गई थी, बनु अब्बास की हुकूमत। तो ये बनु अब्बास की जो हुकूमत है, या देख लें, बनु अब्बास की हुकूमत 750 में बनी और ये 1258 तक चलेगी, 1258 तक चलेगी, 1258 तक चलेगी। ये टर्न्योर था बनु अब्बास का। तो आखिरी हुक्मरान बनु अब्बास का मुतसिम बिल्लाह, याद रखिएगा। हारून रशीद, मामून रशीद भी इसी दौर में थे। और पहला बादशाह मैंने आपको लिखवाया अबू अब्बास अल सफ़ा, दूसरा अबू जाफिर मंसूर। तो बनु अब्बास के हवाले से पाकिस्तान में या इस्लामियात के हवाले से यही सवाल बन सकते हैं, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेंगे। जो मेन चीज़ें थी क्वेश्चन के हवाले से, कमीशन के एग्जाम के हवाले से, वो यही हैं। वैसे डिटेल में पढ़ना चाहे तो आपकी मर्जी, आप पढ़ें, लेकिन इतना काफ़ी है बनु उमय्या और बनु अब्बास के हवाले से, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो लेक्चर को एंड करता हूँ, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।